मनोविज्ञान का परिचय है ना। किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। ये मनोविज्ञान की डेफिनेशन हो गई। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का भाग माना गया। इसका उल्लेख अरस्तू की पुस्तक डी एनिमा से प्राप्त होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का भाग माना गया, जिसका उल्लेख अरस्तू की पुस्तक डी एनिमा में से प्राप्त होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता था, जिसका उल्लेख अरस्तू की पुस्तक डी एनिमा से प्राप्त होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का भाग माना गया, जिसका उल्लेख अरस्तू की पुस्तक डी एनिमा से प्राप्त होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अरस्तू को जाता है, अतः अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अरस्तू को जाता है, अतः अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कॉलसनिक एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानते थे। कॉलसनिक एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानते थे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकले द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकले द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी, लैटिन भाषा से मानी जाती है। साइकोलॉजी, साइक मतलब आत्मा, लोगोस मतलब विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का विकास क्रम, आत्मा का विज्ञान 15 से 16 सदी तक अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, रेविनी, सुकरात। आत्मा का विज्ञान बोला जाता था 15 से 16 सदी तक अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, रेविनी, सुकरात। मन मस्तिष्क का विज्ञान 16 से 17 सदी तक जॉन लॉक, हॉब्स, बर्कले, पेस्ट्रोलॉजी, पेम्पोलॉजी। जॉन लॉक, हॉब्स, बर्कले, पेस्ट्रोलॉजी, पेम्पोलॉजी। चेतना का विज्ञान 18 से 19वीं सदी में माना जाता था। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली, टिचनर, चैडविक, वाइव्स। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली, टिचनर, चैडविक, वाइव्स। व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी वर्तमान में वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, पावलोव, थॉर्नडाइक, क्लार्क हल, E.R. गुथरी। ये व्यवहार का विज्ञान बोलते हैं। वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, पावलोव, थॉर्नडाइक, क्लार्क हल, E.R. गुथरी। नोट: वर्तमान समय में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, अतः मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, अतः मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। व्यवहारवादी मनोविज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार ही अपने व्यवहार का संचालन करता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार ही अपने व्यवहार का संचालन करता है। नोट: विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द कहा और लिखा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द कहा और लिखा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना का विज्ञान मानते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई, जिसे वर्तमान में कॉर्नवेल्स के नाम से जाना जाता है तथा पूर्व में इसे उर्जबर्ग स्कूल के नाम से जाना जाता था। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है और विलियम वुंट को ही एक और चीज़ का जनक माना जाता है। एक और चीज़ का आएगा, हाँ, इसे अंतरदर्शन विधि का जनक माना गया। विलियम वुंट ने अंतरदर्शन विधि को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, अतः इसे अंतरदर्शन विधि का जनक माना गया। विलियम वुंट ने अंतरदर्शन विधि को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, अतः इसे अंतरदर्शन विधि का जनक माना गया। सर्वप्रथम अब विलियम
वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई थी, है ना। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय भी विलियम वुंट को जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय भी विलियम वुंट को जाता है, लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया, अतः बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। बिने फ्रांस के निवासी थे, अतः उन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेंच भाषा में किया था। बिने बुद्धि परीक्षण को फ्रेंच भाषा से हिंदी में बिने के बुद्धि परीक्षण को फ्रेंच भाषा से हिंदी में किसने किया? फ्रेंच से हिंदी में किया SS मोहसिन ने, है ना। और पंजाबी और उर्दू में बुद्धि परीक्षण को फ्रेंच से पंजाबी और उर्दू में किया CH राइज ने। और अंग्रेज़ी में मतलब कि फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी में किया अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गॉडार्ड द्वारा अनुवादित किया गया। विलियम वुंट को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है। विलियम वुंट को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है। तो संरचनावाद का भी माना जाता है, अंतर्दर्शन विधि का भी जनक माना जाता है, और साथ साथ में हमने यहाँ भी देखा था कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है विलियम वुंट को, है ना। संरचना से आशय बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होना ही संरचनावाद कहलाता है। अंतर्दर्शन से आशय बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का स्वनिरीक्षण स्व अध्ययन करना अंतर्दर्शन कहलाता है। विलियम वुंट ने बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का स्वनिरीक्षण स्व अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। विलियम वुंट ने अंतर्दर्शन विधि को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, अतः इसे अंतर्दर्शन विधि का जनक माना गया। अंतर्दर्शन विधि को मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि मानी जाती है। अंतर्दर्शन विधि को मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि माना जाता है। फिर है मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। एबिंगहास, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। वुडवर्थ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना का त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाया। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान आधारभूत, है ना। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल, तो मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का, यानी कि यहाँ पे अनुभव और व्यवहार, तो यहाँ पे आचरण एवं व्यवहार। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। फिर आता है क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का विज्ञान है। क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की श्रेष्ठ परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, सकारात्मक है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। इसका प्रमुख अध्ययन बिंदु मानव व्यवहार माना जाता है। मानव व्यवहार माना जाता है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। यह हमारे सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव को मनोसामाजिक प्राणी मानता है। यह हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव को मनोसामाजिक प्राणी मानता है। यह हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करता है। ज्ञानात्मक, सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन आदि, और भावात्मक पक्ष, रोना, भय, खुशी, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या। क्रियात्मक पक्ष जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना, कूदना, है ना, खेलना। शिक्षा, एजुकेशन, मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया को ही शिक्षा कहलाती है। मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। उनकी जन्मजात शक्तियों का विकास
करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई, अतः स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि मानव में अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। मानव में अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। अतः जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से है और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यानी कि उसका मतलब होता है सीखना। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखना। अतः जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है तथा एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूका। तो लैटिन भाषा का एजुकेशन शब्द है, उसमें एजुकेटम शब्द से आया है ये लैटिन भाषा के एजुकेशन इंग्लिश का शब्द। तो इसमें ई है और बाकी है ड्यूको। ई का मतलब है आंतरिक और मतलब इंटरनल आंतरिक, और ड्यू का मतलब होता है बाहर प्रकट करना। मतलब आंतरिक शक्तियों विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। आंतरिक शक्तियों विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है एजुकेशन वर्ड के अनुसार। ई का मतलब आंतरिक, ड्यू का मतलब बाहर प्रकट करना। शिक्षा की परिभाषाएं। हर्बर्ट, शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा बालक बालिकाओं की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा बालक बालिकाओं की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया है। तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया है, और ये वाली सारी डेफिनेशंस आएंगी कि व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। तो व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया, अब कौन बोलेगा, ये तो आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया बता रहे हैं, है ना। और जो कि यहाँ पे है कि मतलब ये आंतरिक शक्तियों विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया है ना। और फिर आ जाता है कि हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाता है कि शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया है। और सुकरात के अनुसार मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। एम.के. गांधी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करे। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण विकास है। तो ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, फ्रॉबेल की और पेस्ट्रोलॉजी की। रूसो के अनुसार प्रत्येक बालक की प्राकृतिक शक्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का स्वतः एवं स्वाभाविक विकास का नाम ही शिक्षा है। प्रत्येक बालक बालिका की प्राकृतिक शक्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं, प्राकृतिक शक्तियों, योग्यताओं, प्राकृतिक योग्यताओं एवं प्राकृतिक क्षमताओं का स्वतः एवं स्वाभाविक विकास का नाम ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। तो जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो विकास होने की प्रक्रिया है उसी को शिक्षा बोलते हैं प्लेटो के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान, परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। या शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। तो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है, और परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है। अतः रूसो ने लिखा कि बालक जो कुछ भी सीखता है प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है, अतः प्रकृति ही उसे दंड एवं पुरस्कार प्रदान करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है। अतः रूसो ने लिखा कि बालक जो कुछ भी सीखता है प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है, अतः प्रकृति ही उसे दंड एवं पुरस्कार प्रदान करती है। रूसो ने प्रकृतिवाद के तहत एमाइल नामक पुस्तक में सर्वप्रथम बाल केंद्रीय शिक्षा का बाल केंद्रीय शिक्षा का विचार दिया। बाल केंद्रीय शिक्षा से आशय वह प्रक्रिया जिसका संचालन बालक बालिकाओं की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिवृत्ति एवं बुद्धि, अभिवृत्ति का मतलब अपनी वृत्ति यानी कि अपनी विचार या अपनी आदतें
अपनी आदतें एवं बुद्धि को ध्यान में रखकर किया जाए बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसका संचालन बालक बालिकाओं की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिवृद्धि एवं बुद्धि को ध्यान में रखकर किया जाए बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाती है। रूसो को बाल केंद्रीय शिक्षा का जनक माना जाता है। रूसो ने बाल केंद्रीय शिक्षा के तहत बालक बालिकाओं को एक पुस्तक के समान माना। अतः रूसो ने लिखा कि बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे बड़ी देन बाल केंद्रीय शिक्षा मानी जाती है। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का श्रेय भी रूसो को जाता है। 1890 में विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की संरचना की और बालक बालिकाओं के आत्मसंप्रत्यय का विकास किया। 1890 में विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की संरचना की और बालक बालिकाओं के आत्मसंप्रत्यय का विकास किया। 1898 में थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस ही नामक पुस्तक की रचना की तथा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नोट: उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉर्नडाइक द्वारा ही किया गया। तो उद्दीपक से आशय क्या है? वह तत्व जो प्राणी में कार्य करने की उत्तेजना उत्पन्न करे उद्दीपक कहलाता है। 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया। 1899 में 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ, लेकिन इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो 1920 में प्रकट हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर के अनुसार शिक्षक की तैयारी की आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से ही है। स्किनर के अनुसार पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वैज्ञानिकरण है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। प्रोट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। स्टीफन कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, लेकिन प्रोट्रो कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। वो क्रमिक अध्ययन बता रहे हैं शैक्षिक विकास का, और वो बता रहे हैं कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। प्रोट्रो के अनुसार। पील महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्रो के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। क्रो के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। थॉर्नडाइक स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसका प्रमुख अध्ययन बिंदु परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना माना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य बाल विकास या बाल बालिकाओं का सर्वांगीण विकास माना जाता है। बाल विकास या बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास माना जाता है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा है या मनोविज्ञान की सकारात्मक व्यवहारिक शाखा है। यह हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करती है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से माना जाता है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। लिंडग्रेन के अनुसार 5 या 3 शिक्षा के क्षेत्र हैं: शिक्षक व शिक्षार्थी, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, सीखने की परिस्थितियाँ, मापन, मूल्यांकन, समायोजन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य
गैरिसन के अनुसार 4 हैं। बाल विकास, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, विकास का मूल्यांकन, बालक को निर्देशन। अमेरिकन विज्ञान परिषद के अनुसार 5 हैं। बाल विकास, व्यक्तित्व समायोजन, मापन, मूल्यांकन, अधिगम, सीखना और प्रमुख अध्ययन विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए महत्व या उपयोगिता। स्वयं को जानने एवं समझने में सहायक, बालक बालिकाओं को समझने में सहायक, बालकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जानने में सहायक, कक्षा कक्ष की व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायक, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में सहायक, विद्यालय की समय सारणी का निर्माण करने में सहायक, विद्यालय के संस्थागत नियोजन में सहायक, नवीन पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक, नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक, नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण एवं चयन करने में सहायक, संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने में सहायक माना जाता है। स्वयं को जानने एवं समझने में सहायक है, बालक बालिकाओं को समझने में सहायक है, बालकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को समझने में सहायक है, कक्षा कक्ष की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायक है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में सहायक है, विद्यालयों की समय सारणी का निर्माण करने में सहायक है, विद्यालय के संस्थागत नियोजन में सहायक है, नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक है, नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक है, नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण एवं चयन करने में सहायक है, संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने में सहायक है। बाल विकास, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो बाल विकास कहलाती है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो बाल विकास कहलाती है।